हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं जो हूँ अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसकी सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे ब्रिटिश विस्तार का नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोग कर्नाटक युद्ध को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्रिटिश विस्तार की शुरुआत करवाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइम पे यानी कि जो 18वीं शताब्दी है उसमें हमें भारत की जो राजनीतिक दशा है वो किस तरीके की देखने को मिलती है, भारत में कौन कौन से नए नए क्षेत्रीय राज्य उभर कर सामने आए थे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रिटिश विस्तार का जो पहला कदम है यानी कि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना विस्तार करने के लिए जो पहला कदम उठाया था वो कर्नाटक युद्ध से माना जाता है। इसी के ज़रिए वो जो है उनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती जाती हैं और फिर वो भारत में अपना विस्तार करने के लिए आगे और भी काम करने लगते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करने वाली हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइन वाइज यानी कि सीरीज़ में ही आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ लास्ट वाले वीडियो ज़रूर देखकर आइएगा, उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूं, तो उनका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करूं तो कर्नाटक युद्ध जो है इसे हम लोग 3 चरण में बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि कर्नाटक युद्ध जो है वो 3 बार हुआ था, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। उसके बाद फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। और फिर हम लोग देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1758 से 1763 के बीच में हुआ था। तो कर्नाटक युद्ध जो है वो 3 बार हुआ था। तो इन तीनों ही युद्धों को हम लोग आगे एक एक करके देखने वाले हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था। लेकिन इस बीच आप लोग एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच में नहीं हुआ था। अंग्रेजों और जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि हमें यहाँ पर 2 लोग देखने को मिलेंगे, एक तरफ ब्रिटिश जो कि जिन्हें हम लोग अंग्रेज कहते हैं, और दूसरी तरफ थे फ्रांसीसी यानी कि जो फ्रेंच कंपनी हमारी कंट्री में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी, और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इन दोनों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही हमें जो है इन दोनों के बीच में कर्नाटक युद्ध देखने को मिलता है। तो कर्नाटक युद्ध जो है वो किस किस के बीच में हुआ था, तो ब्रिटिश और या फिर अगर हम लोग कहें अंग्रेज या फिर जो फ्रांसीसी हैं, तो इन दोनों के बीच में कर्नाटक युद्ध जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अब हम लोग इन्हें एक एक करके आगे बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करें तो इसके अगर हम लोग कारणों के बारे में बात करें तो इसके 2 प्रमुख कारण थे। सबसे पहला तो यही कि दोनों कंपनियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइम पर बहुत सी जो व्यापारिक कंपनी थी, चाहे उनमें हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बात करें, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें, या फिर जो डच थे, जो पुर्तगाली थे, ये सब लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन भारत की जो भी भौगोलिक दशा थी, भारत की जो भी राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियां थी, उन सबको देखकर इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगीं और इनमें आपस में ही युद्ध होने लगे। और एंड में हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इन सबको हरा देती है और वो ही फिर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर देती है। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। इन सारी कंपनी में जो 4 कंपनी मैंने आप लोगों को बताई, उनमें 2 हमें जो प्रमुख कंपनी देखने को मिलती थी वो थी एक फ्रांसीसी और दूसरी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो अंग्रेज हुआ करते थे और जो फ्रांसीसी हुआ करते थे। तो इन दोनों ही कंपनियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी।
फ्रांसीसी कंपनी जो है वो कर्नाटक के जो राजा हुआ करते थे उनको एक युद्ध में हराकर इन्होंने कर्नाटक के नवाब को हरा दिया था और कर्नाटक पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। लेकिन अंग्रेज जो थे वो भी भारत में अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। तो इसी वजह से हमें दोनों कंपनियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं देखने को मिलती हैं, जो युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ इशू बने हुए थे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध तथा इस मुद्दे को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही थी, तो उसका असर भी भारत पर पड़ा, क्योंकि भारत जो है वो ब्रिटेन का बाद में उपनिवेश बन गया था। तो यानी कि अगर हम लोग कहें, जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उससे आप लोग इंडियन हिस्ट्री को कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनका असर भारत पर, या फिर जो भी अगर हम लोग कहें जितने भी अंग्रेज़ों के उपनिवेश हुआ करते थे उन पर भी देखने को मिलता है। तो ये जो कर्नाटक युद्ध था इसकी दो वजहें देखने को मिलती हैं। पहली तो दोनों कंपनियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, और दूसरा ऑस्ट्रिया जो कि हमें यूरोप का एक प्रमुख देश देखने को मिलता है, तो वहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष की स्थिति चल रही थी। तो इस मुद्दे को लेकर ब्रिटेन और जो फ्रांस थे उनमें टकराव की स्थिति देखने को मिल रही थी। तो इस वजह से भारत में भी इन दोनों के बीच में हमें युद्ध होता हुआ दिखाई देता है। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका कोई परिणाम नहीं निकला। एंड में इन्होंने एक संधि की जिसे एक्स ला सापेल की संधि कहा जाता है, और इस संधि के द्वारा युद्ध जो है वो बराबरी पर समाप्त हो जाता है। यानी कि ना तो इसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है और ना ही फ्रांसीसियों की जीत होती है, और 1748 में बराबरी पर युद्ध जो है वो इस संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। तो ये प्रथम युद्ध हम लोगों ने देखा। अब हम लोग दूसरे युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो युद्ध है इसके भी हमें दो कारण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये 1749 से लेकर 1754 के बीच में देखने को मिलता था। तो इसके भी हमें दो कारण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कारण तो महत्वाकांक्षाएं ही है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को बात करूं इस टाइम पीरियड में जो भी युद्ध हमें देखने को मिलते हैं उनमें सबसे पहला जो कारण होता है वो महत्वाकांक्षा ही होता है। यानी कि जो भी ये कंपनियां हुआ करती थी उनका जो लालच है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उनकी वजह से ही हमें युद्ध की स्थिति देखने को मिलती है। और दूसरा जो कारण था वो था हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो इसका फ़ायदा ये दोनों कंपनियां उठाना चाहती थी। तो इसी वजह से हमें जो दूसरा युद्ध है कर्नाटक का वो देखने को मिला। तो अब हम लोग इसके घटनाक्रम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 1749 में अंबूर की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जीत हो जाती है और दोनों की जगह फ्रांसीसियों के सहयोग से सरकार बनती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें 1749 में इन दोनों राज्यों से, अब हम लोग बात करें हैदराबाद और जो कर्नाटक हुआ करते थे, इनके साथ फ्रांसीसियों की लड़ाई होती है जिसे अंबूर की लड़ाई कहा जाता है, और उसमें फ्रांसीसियों को विजय प्राप्त हो जाती है। और फिर इन दोनों ही जगहों पर फ्रांसीसी जो हैं वो उनके सहयोग से सरकार बनती हुई हमें दिखाई देती है। फ्रांसीसियों को राजनीतिक और आर्थिक लाभ भी होते हैं, यानी कि जब वो अपनी सरकार बना लेते हैं इन दोनों ही जगहों पर, तो इसलिए हमें वहाँ पर कई सारे आर्थिक और राजनीतिक लाभ होते हुए भी दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को चुनौती दी। अंततः कर्नाटक में अंग्रेजों के समर्थन से सरकार बनती हुई हमें दिखाई देती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, पहले तो जो फ्रांसीसी कंपनी हुआ करती थी उसने लड़ाई की जिसे अंबूर की लड़ाई कहा जाता है, और वो उसमें जीत जाते हैं, तो वो हैदराबाद और कर्नाटक में अपनी सरकार बना लेते हैं। जब उनकी सरकार बन जाती है तो उनको कई राजनीतिक और आर्थिक लाभ भी होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर इनके जो कॉम्पिटिटर हुआ करते थे जो कि अंग्रेज हुआ करते थे, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को चुनौती दी और एंड में अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है यहाँ पर, और उसके बाद फिर कर्नाटक में अंग्रेज़ों के समर्थन से सरकार बनती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अंग्रेज़ों के दबाव में 1754 में डुप्ले को भी भारत से भगा दिया जाता है। डुप्ले जो है वो फ्रांसीसियों का हमें एक प्रमुख गवर्नर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम लोग इस युद्ध के परिणाम के बारे में बात करें तो 1755 में पौंडीचेरी के संधि के द्वारा युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है और इसमें हमें अंग्रेजों की जीत होती हुई दिखाई देती है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि इस युद्ध में, यानी कि जो द्वितीय युद्ध था, उसमें हमें फ्रांसीसियों की हार और अंग्रेजों की जीत होती हुई दिखाई देती है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं और ये घटनाक्रम ज़रूर याद रखिएगा। अंबूर की लड़ाई हुई थी पहले, जिसमें फ्रांसीसी जीते थे और वो अपनी सरकार बना लेते हैं और फिर वो कई सारे राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन वहीं पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में
फ्रांसीसियों को चुनौती देते हैं और फिर एंड में वो जीत जाते हैं और इस तरीके से वो जो है अब कर्नाटक में अपनी सरकार बना लेते हैं। तो इस घटनाक्रम को आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब हम लोग तीसरे युद्ध के बारे में अगर बात करें तो तीसरा युद्ध जो है वो 1758 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था। तो इसके भी कारण तो वही हैं। सबसे पहला कारण तो महत्वाकांक्षा ही है, क्योंकि इंसान की जो लालच है, इंसान की जो महत्वाकांक्षाएँ हैं वो कभी कम नहीं होती हैं, वो बढ़ती ही जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। और दूसरा जो कारण था वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री में इस टाइम पर हमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 वर्ष का जो युद्ध है वो देखने को मिलता है, जो कि 1756 से लेकर 1763 के बीच में होता हुआ दिखाई देता है। तो उसी का असर भारत पर भी पड़ता है और फिर 1758 से भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच जो युद्ध है वो होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम लोग घटनाक्रम के बारे में थोड़ी सी बात करें तो 1760 में बॉन्डिवॉस की लड़ाई में ब्रिटिश सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर लाली को हराया। यह फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें इस टाइम पर जब ये जो तीसरा युद्ध चल रहा था, इसमें हमें अंग्रेजों का जो सेनापति है जिसका नाम आयरकूट था, उसने वॉन्डिवॉस की लड़ाई, यानी कि वॉन्डिवॉस एक जगह है, उस जगह पर जब लड़ाई हो रही थी तो उसे वॉन्डिवॉस की लड़ाई कहा जाता है। तो इसमें फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था जिसका नाम लाली था उसको हरा दिया था और ये फ्रांसीसियों की निर्णायक हार मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद फ्रांसीसी जो हैं वो भारत से चले जाते हैं और फिर भारत में हमें अंग्रेज जो हैं वो अपना शासन करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है अंग्रेजों के भारत में स्थापित होने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु जो कि फ्रांसीसी हुआ करते थे, क्योंकि बाकी की जो 2 ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और जो पुर्तगाली हुआ करती थी, वो तो उनका हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ये दोनों कंपनियां जो हैं वो ही हमें भारत में ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती हैं। तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को इस युद्ध के द्वारा हरा दिया था। तो इसका परिणाम अगर हम लोग बात करें तो 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, फ्रांसीसियों ने भारत में सैनिक ना रखने, किलेबंदी ना करने तथा केवल व्यापार करने का वादा किया। यानी कि इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, फ्रांसीसी जो है वो भारत में सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी की तरह ही रहने का आश्वासन देते हैं, रहने का वादा करती हैं और वो भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने या फिर सैनिक रखने को मना कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं इन तीनों ही कर्नाटक युद्धों का ब्रिटिश विस्तार के दृष्टिकोण से क्या महत्व देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि अंग्रेज़ों ने अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को रास्ते से हटा दिया था और अब उनका रास्ता एकदम साफ हो गया था भारत में भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये धारणा मजबूत हुई कि भारतीयों में राजनीतिक एकता की कमी है, आंतरिक तौर पर संघर्षरत भी हैं और इसका लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि ये जो दोनों युद्ध हमें देखने को मिले थे या फिर जो ये तीनों युद्ध देखने को मिले थे, इससे हमें भारतीयों के बारे में भी पता चलता है कि भारतीयों में राजनीतिक एकता की कमी है। साथ ही अगर हम लोग बात करें उनमें आंतरिक संघर्ष भी देखने को मिलता है। तो अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने ये भी देखा कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का भी अभाव है और ये अंग्रेज़ों के विस्तार के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता था, क्योंकि जो भी हमारे कंट्री में जो क्षेत्रीय राज्य हुआ करते थे, क्योंकि मुगलों के बाद भारत जो है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, तो उनमें राजनीतिक एकता की कमी देखने को मिलती थी। यानी कि उनको बस सिर्फ अपने राज्य से मतलब होता था, उनको पूरे भारत से मतलब नहीं होता था। तो इस तरीके से भारत जो है, इसीलिए अंग्रेज़ बाद में ये कहते हैं कि उनकी वजह से, उन्होंने जो हमारी कंट्री में जो भी डेवलपमेंट किए उसकी वजह से भारत जो है वो एक राष्ट्र बन पाया, भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। क्योंकि अंग्रेज़ों को यही दिखता है कि जब वो भारत आए थे तब हमारा देश जो है वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देता था और सब में राष्ट्रीय चेतना की अभाव हमें देखने को मिलता था। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने इसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इसके अलावा ये धारणा भी बनी कि भारतीय जो सैनिक हैं वो समर्पित सैनिक हो सकते हैं और यदि उन्हें आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वो अंग्रेज़ों की तरह योग्य सैनिक भी साबित हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने भारतीय सैनिकों को, भारत में जो सैनिक हुआ करते थे उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने के बारे में भी विचार करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं
कि इस युद्ध के द्वारा अंग्रेज जो हैं उनकी स्थिति जो है वो भारत में एक मजबूत हो जाती है और अब वो भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के बारे में विचार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को अपने रास्ते से हटा दिया था और उन्हें ये भी मालूम चल गया था कि भारत जो है या फिर भारतीय राज्य जो है उनमें राजनीतिक एकता की कमी है, आपस में वो संघर्षरत भी हैं। तो अंग्रेजों ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति के द्वारा सभी भारतीय राज्यों को आपस में ही लड़वाना शुरू कर दिया और इस तरीके से उन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो भारत में स्थापित करना शुरू करने लगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंगाल विजय के बारे में, यानी कि कर्नाटक युद्ध के द्वारा उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हटा दिया था, उसके बाद फिर वो पहली जो उनकी विजय हमें देखने को मिलती है अंग्रेज़ों की, वो बंगाल विजय देखने को मिलती है। तो इसमें हम लोग 2 युद्ध देखेंगे, एक तो प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके के हिस्ट्री से जुड़े वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू ज़रूर बनी रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का जितना सपोर्ट मिलेगा मैं वीडियो उसी अकॉर्डिंग बनाऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।